नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पाठ 3 का दूसरा टॉपिक परिवार, विवाह और नातेदारी पढ़ेंगे। शायद परिवार जितनी नैसर्गिक कोई अन्य सामाजिक संस्था दिखाई नहीं देती। यानी नैसर्गिक का अर्थ होता है आवश्यक, जरूरी। तो कहा गया है यहाँ पर कि परिवार जितनी नैसर्गिक कोई ही अन्य सामाजिक संस्था दिखाई नहीं देती। प्राय हम यह मानने को तैयार रहते हैं कि सभी परिवार वैसे ही होते हैं जैसे परिवारों में हम रहते हैं, और कोई और सामाजिक संस्था इतनी व्यापक और अपरिवर्तनीय नहीं दिखाई देती। यानी कोई भी दूसरी जो सामाजिक संस्था है वो इतनी बड़ी और परिवर्तन होने वाली दिखाई नहीं देती है। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान ने कई दशकों तक विभिन्न संस्कृतियों में दर्शाने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान किए कि इसमें बताया गया है कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान जो है इसने कई दशकों तक, कई वर्षों तक विभिन्न संस्कृतियों में ये दिखाने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान किए कि कैसे विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं, यानी अलग अलग रूप होते हैं। रूप होते हुए भी परिवार, विवाह और नातेदारी संस्थाएं सभी समाजों में महत्वपूर्ण है। बताया गया है कि जो अलग अलग समाज हैं वो उनके अलग अलग रूप हैं, लेकिन फिर भी उन समाजों में जो परिवार है, विवाह है और नातेदारी जो संस्थाएं, ये सभी समाजों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अब आप देखते हैं कि परिवार होता क्या है। यहाँ पर बताया कि परिवार और विवाह और नातेदारी जैसी संस्थाओं को महत्वपूर्ण माना है, यानी आवश्यक माना है। तो सबसे पहले तो परिवार किसे कहते हैं, परिवार का अर्थ हम देखते हैं। परिवार का अंग्रेजी रूपांतरण फैमिली है। परिवार शब्द जो बना है वो अंग्रेजी के शब्द फैमिली से बना है। फैमिली शब्द लैटिन भाषा के फैमिल्यू से निकलता है। बताया गया है कि परिवार जो बना है वो अंग्रेजी रूपांतरण है फैमिली। परिवार को फैमिली कहते हैं और फैमिली शब्द लैटिन भाषा के शब्द फैमिल्यू से निकला है, जिसका मूल अर्थ माता पिता, बच्चों, सेवकों और दासों के एक समूह से है। जिसमें क्या कहा है कि फैमिली का अर्थ होता है जिसमें माता पिता, बच्चे, सेवक और उनके दासों का एक समूह है। परिवार मानव समाज की एक मौलिक और सार्वभौमिक इकाई है। अब इसमें कहा है कि परिवार जो है मानव समाज की एक मौलिक और एक सार्वभौमिक इकाई है। अगर हम बात करें परिवार की परिभाषा की, तो इस परिवार की परिभाषा के संदर्भ में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी, अलग अलग परिभाषाएं दी। तो हम देखते हैं सबसे पहले मैकाइवर और पेज के अनुसार मैकाइवर और पेज ने क्या परिभाषा दी है। मैकाइवर पेज का कहना है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो लिंग संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, जो जितना छोटा एवं स्थायी है कि जिसमें संतानोत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण किया जा सके, उसे हम परिवार कहते हैं। या मजूमदार मदान ने कहा है परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक ही छत के नीचे रहता है, वंश तथा रक्त संबंधी सूत्रों से संबंध रहते हैं तथा स्थान, हित और कृतज्ञता की अन्यायता पर आधारित रहते हैं एवं आधार पर जाति की जागरूकता रखते हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार परिवार आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक से संबंधित है। यानी कि जो परिवार है वो निजी क्षेत्र, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र से किस तरीके से संबंधित है, ये आपको पुनः याद दिला सकता है, ये पुनः बताया जा सकता है कि ये इसका सांस्कृतिक क्षेत्र से, आर्थिक क्षेत्र से किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न विषयों से लेन देन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनका अन्य विषयों के साथ में क्या संबंध होता है या इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी चर्चा हमने अध्याय 1 में की है। प्रकारवादियों के अनुसार परिवार अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रकारवादी हैं उनके अनुसार परिवार के अनेक महत्वपूर्ण कार्य एवं विशेषताएं होती हैं। अगर हम बात करते हैं विशेषताओं की, तो परिवार की विशेषताएं आती हैं। परिवार विशेषताओं में 2 भागों में, एक तो सामान्य विशेषताएं आती हैं परिवार की,
और दूसरी आती है विशिष्ट विशेषताएं। अगर हम परिवार की सामान्य विशेषताएं देखते हैं तो पहली विशेषता आती है पति और पत्नी का संबंध, दूसरी विवाह का कोई स्वरूप, तीसरी वंश परंपरा या नामकरण, चौथी आती है बच्चे की उत्पत्ति, पालन पोषण और आर्थिक सहायता। और हम बात करते हैं पांचवी विशेषता की, तो पांचवी है सामान्य निवास। ये तो थी परिवार की सामान्य विशेषताएं। अब इसके अलावा आती है परिवार की विशिष्ट विशेषताएं, यानी दो प्रकार की विशेषताएं परिवार की, सामान्य विशेषताएं और विशिष्ट विशेषताएं। सामान्य में मैंने अभी आपको बताई। अब आती है हमारी विशिष्ट विशेषताएं, जिसमें सार्वभौमिकता, भावात्मक आधार, फिर तीसरा सीमित आकार, चौथा रचनात्मक प्रभाव, पांचवी सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, छठी सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व, सातवीं सामाजिक नियमन, आठवीं अस्थायी व स्थायी प्रकृति। ये तो हुई परिवार की विशेषताएं। अब आते हैं परिवार के प्रकार और कार्य, यानी परिवार के यहाँ पर कार्य और प्रकार भी दे रखे हैं। परिवार के प्रकारों में परिवार की प्रकृति के आधार पर केंद्रीय या एकाकी परिवार होते हैं। अगर उसकी प्रकृति के आधार पर हम अलग करें तो परिवार केंद्रीय या एकाकी परिवार है। फिर संयुक्त परिवार, फिर ये तो हुए एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार, परिवार की प्रकृति के आधार पर। दूसरे आते हैं विवाह के आधार पर। तो विवाह के आधार पर परिवार होते हैं एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार और बहुपति विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार और बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपति और बहुपत्नी विवाही परिवार। फिर आते हैं समूह विवाही परिवार और समूह विवाही परिवार। फिर आते हैं निवास स्थान के आधार पर परिवार, तो पितृ स्थानीय परिवार, दूसरा मातृ स्थानीय परिवार, तीसरा मातुल स्थानीय परिवार और चौथा नव स्थानीय परिवार। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर सपरिवार के कार्यों की, कि प्रकार्यवादियों के अनुसार परिवार के अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है या परिवार के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो परिवार का प्रकार्यात्मक महत्व प्रत्येक समाज में एक विशेष, निश्चित और लगभग अनिवार्य है। यहाँ बताया गया है विशेष, निश्चित और अनिवार्य है। परिवार की सामाजिक भूमिका होती है, परिवार की अपनी एक सामाजिक भूमिका होती है जो प्रत्यक्ष तौर पर परिवार के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है और अप्रत्यक्ष तौर पर समाज की व्यापक संरचना, इकाइयों, जाति या पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर कहा है कि सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में सहायता करती है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का तर्क है कि यदि महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष परिवार की जीविका चलाएं तो आधुनिक औद्योगिक समाज श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। तथापि भारत में किए गए अध्ययन ये सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक प्रतिमानों में परिवारों को मूल होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह एक उदाहरण है जिससे पता चलता है कि एक समाज के अनुभवों पर आधारित प्रवृत्ति का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। अब यह करें परंपरागत जो समाज है, जैसे भारत जैसे समाज में परिवार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। परिवार में व्यक्ति का केवल जन्म ही नहीं होता, वरन सामाजिकरण भी होता है। परिवार के कार्य चाहे जैविक हो अथवा सामाजिक या सांस्कृतिक हो, परिवार इन्हें पूरा ना करे तो समाज कैसा होगा, ये निर्भर करता है उसके सदस्यों पर। पता चलता है कि समाज के अनुभव पर वो आधारित होता है और सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। प्रकार्यवादियों के अनुसार मूल परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकताएं पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। ऐसे परिवार में घर का एक सदस्य घर से बाहर कार्य करता है तो दूसरा सदस्य घर के और बच्चों की देखभाल करता है। अब इसमें क्या कहा है, ऐसे परिवार में
कि घर का एक सदस्य जो है परिवार के बाहर के काम करेगा और घर का दूसरा सदस्य परिवार के बाहर के काम करेगा। तो ज़्यादातर हमने देखा है कि जो कार्यों का विभाजन किया गया है, जो घर के अंदर के कार्य हैं वो शारीरिक संरचना के आधार पर वो स्त्रियों को हल्के और परिवार के पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण के कार्य महिलाओं के करने के लिए दिए गए हैं और पुरुषों को घर के बाहर के और जीविकोपार्जन का कार्य पुरुषों को दिया गया है। दूसरा सदस्य घर और बच्चों की देखभाल करता है। व्यवहारिक रूप से मूल परिवार में भूमिकाओं के इस विशिष्टीकरण में पति की जीविका चलाने वाले सहायक की तथा पत्नी की घरेलू संरचना में प्रभावशाली भावनात्मक भूमिका शामिल रहती है। अब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो विशिष्टीकरण में पति की जीविका चलाने वाले सहायक की, यानी कि जो पति है यानी आदमी है उसको घर के बाहर के कार्य करने हैं और जो पत्नी है उसको घर के अंदर के कार्य करने हैं। तो विशिष्टीकरण में पति की जीविका चलाने वाले सहायक की तथा पत्नी की घरेलू संरचना में प्रभावशाली भावनात्मक भूमिका शामिल है। इस दृष्टि पर न केवल अनुचित लिंग भेद के कारण प्रश्न किया जा सकता है, अपितु इतिहास और अनेक संस्कृतियों के आनुभाविक अध्ययन दर्शाते हैं कि यह सत्य नहीं है। वास्तव में आप कार्य और अर्थव्यवस्था की चर्चा में देखेंगे कि वस्त्र निर्यात जैसे समकालीन उद्योग में महिलाएं श्रमिक बल का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। इस तरह का विभाजन ये भी सुझाता है, यानी ये भी बताता है कि पुरुष ही आवश्यक रूप से परिवार का मुखिया है। अब इसमें ये जो विभाजन है इससे ये पता चलता है कि पुरुष ही जो है परिवार का मुखिया है। नीचे दिया गया बॉक्स ये दर्शाता है कि ये अनिवार्यतः सत्य है, ये अनिवार्य रूप से सच है। दर्शाता है ये अनिवार्य रूप से सत्य नहीं है। अब आता है हमारा परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन, कि परिवार के स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन भारत में एक मुख्य बहस मूल परिवार से संयुक्त परिवार की और बदलाव के बारे में है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भारत में एक मुख्य बहस है वो मूल परिवार से संयुक्त परिवार की और बदलाव के बारे में है, बदलाव की ओर है। हमने पहले भी देखा है कि समाजशास्त्र कैसे सामान्य बौद्धिक प्रभावों पर प्रश्न खड़ा करता है। एक तथ्य यह है कि भारत में मूल परिवार पहले से ही विशेषतः अभावग्रस्त जातियों और वर्गों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। अब यहाँ पर कहा है कि जो परिवार है वो दो प्रकार से बटे हुए हैं, एक एकाकी परिवार मूल परिवार और संयुक्त परिवार के रूप में। मैंने बताया था कि अगर परिवार की बात करें तो परिवार दो प्रकार के, एक संयुक्त और एक एकाकी परिवार, यहाँ पर प्रकृति के आधार पर जो मैंने बताए थे। तो इसमें मूल जो बहस का कारण है वो भी यही बताया गया है। सामान्य बौद्धिक प्रभाव में प्रश्न खड़ा करता है। भारत में मूल परिवार पहले से ही विशेषतः अभावग्रस्त जातियों और वर्गों में है। अब कह रहे हैं जो मूल परिवार थे वो पहले से ही अभावग्रस्त जाति और मूल वर्गों में विद्यमान है। समाजशास्त्री A.M. शाह का कथन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। अब जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं A.M. शाह, ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से, आज़ादी के बाद से भारत में संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। उनके अनुसार इसका मुख्य कारक था भारत में औसत आयु में वृद्धि होना। पुरुषों की आयु में ये वृद्धि 1941 से 1985 के दौरान 32.5 से 55.4 वर्ष तक, महिलाओं की आयु में 31.7 से 55.7 वर्ष हो गई थी। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि उनके अनुसार इसका जो मुख्य कारण था वो था औसत आयु में वृद्धि होना, यानी बढ़ना। जो पुरुषों की आयु थी वो 41 से 50 के बीच में, 41 से 50 और 1981 से 85 के बीच में जो थी वो 32.5 से
4 थी और महिलाओं की 31.7 से 55.7 वर्ष हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप बुजुर्ग लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली बुजुर्ग कौन से होते हैं? 60 वर्ष के या उससे आयु वाले व्यक्ति जो होते हैं वो शाह लिखते हैं कि हमें ये पूछना होगा कि ये वृद्ध किस तरह के घरों में रहते हैं। मैं मानता हूँ कि उनमें से अधिकतर संयुक्त घरों में रहते हैं। यह पुनः एक व्यापक सामान्यीकरण है, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हमें इस सामान्य बौद्धिक प्रभाव पर आंख बंद करके विश्वास करने के विरुद्ध सावधान करता है कि संयुक्त परिवार तेजी से कम हो रहे हैं। यह हमें सावधानीपूर्वक तुलनात्मक और आनुभाविक अध्ययनों की आवश्यकता के प्रति भी सतर्क करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि किस तरह विभिन्न समाजों में परिवार के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। आप कहने में मतलब विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं। आवास के नियम के अनुसार कुछ समाजों में अपने विवाह और पारिवारिक प्रथाओं में मात्र स्थानिक और कुछ मात्र स्थानिक और परिवार में नव दंपत्ति पत्नी के अभिभावकों के साथ रहती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि परिवार के प्रकारों में निवास स्थान के आधार पर परिवार 2 प्रकार के हैं, पितृस्थानीय परिवार और मातृस्थानीय परिवार। तीसरा आता है मातुल स्थानीय, यानी मातृस्थानीय माता के इसमें जो व्यक्ति होता है वो विवाह के बाद जब स्त्री अपने पति के घर जाकर रहती है तो उसे पितृस्थानीय परिवार कह दिया जाता है। और मातृस्थानीय परिवार में विवाह के बाद जब पति अपनी पत्नी के घर जाकर के रहता है तो ऐसा परिवार मातृस्थानीय परिवार कहलाता है। फिर आता है तीसरा मातुल स्थानीय परिवार। विवाह के बाद जब दंपति पति की माँ के भाई अर्थात पति के मामा के यहाँ जाकर के रहते हैं तो उसे मातुल स्थानीय परिवार कहते हैं। फिर आता है नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार में नव विवाहित दंपत्ति ना तो पति के यहाँ जाकर रहते हैं, ना ही पत्नी के यहाँ जाकर रहते हैं, वरन दोनों से अलग नया घर बना करके रहते हैं। तो ये परिवार इस प्रकार का नवस्थानीय परिवार कहलाता है। नव दंपत्ति के अभिभावकों के साथ, जबकि नव दंपत्ति के पति के अभिभावकों के साथ रहते हैं और पितृसत्तात्मक में परिवार की संरचनाओं के आधार पर प्रभाव पुरुषों के पास ही होते हैं, जबकि मातृसत्तात्मक परिवार में निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं, मातृस्थानीय परिवार होते हैं, उसमें जो भी अधिकार लेने हैं, जो भी निर्णय लेना है वो माता को लेने होते हैं। और मातृवंशीय समाज मौजूद है। मातृवंशीय ये समाजों के बारे में दावा नहीं किया जा सकता यहाँ पर। अब मातृसत्तात्मक और मातृवंशीय समाज वो होते हैं जिसमें वंश परंपरा माता के नाम पर चलती है, उसे मातृवंशीय परिवार कहा जाता है। फिर आते हैं परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्राय हम परिवार को अन्य क्षेत्रों जैसे आर्थिक या राजनीति से भिन्न और अलग देखते हैं। फिर भी आप स्वयं देखेंगे कि परिवार गृह, उसकी संरचना और मानक बाकी समाज से गहरे जुड़े हुए हैं। एक रोचक उदाहरण जर्मन एकीकरण के अज्ञात परिणामों का है। 1990 के दशक में एकीकरण के बाद जर्मनी में विवाह प्रणाली में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि नए जर्मन राज्य ने एकीकरण से पूर्व परिवारों को प्राप्त संरक्षण और कल्याण की सभी योजनाएं रद्द कर दी थी। आर्थिक असुरक्षा की बढ़ती भावना के कारण लोग विवाह से इनकार करने लगे। इसमें बताया गया है कि जर्मनी में राज्य में एकीकरण से पूर्व जो परिवारों को जो संरक्षण प्राप्त था, कल्याण की जो योजनाएं थी वो सभी समाप्त कर दी गई थी, रद्द कर दी गई थी। और आर्थिक असुरक्षा की बढ़ती भावना के कारण लोग विवाह से इनकार करने लगे। अनजाने परिणाम के रूप में भी जाना जा सकता है।
इस प्रकार बड़ी आर्थिक प्रक्रियाओं के कारण परिवार और नातेदारी परिवर्तित और रूपांतरित होते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन की दिशा सभी देशों और क्षेत्रों में हमेशा एक समान नहीं होती। हालांकि इस परिवर्तन का ये भी अर्थ नहीं है कि पिछले मानक और संरचना पूरी तरह नष्ट हो गई हो। परिवर्तन और निरंतरता सहवर्ती होते हैं, यानी कि समान होते हैं। कभी परिवर्तन होता है तो कभी ये निरंतरता उनमें बनी रहती है। परिवार किस तरह लिंगवादी है? परिवार किस प्रकार लिंगवादी है, किस तरह लिंगवादी है? इस विश्वास के कारण कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा और लड़की विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएगी। परिवार में लड़कों पर अधिक धन खर्च किया जाने लगा, ये सोच करके कि विवाह के बाद जो लड़की है जो दूसरे घर चली जाएगी, और परिवार में इस बात को ध्यान में रख करके, इस बात को सोच करके लड़कों पर ज़्यादा धन खर्च किया जाने लगा। जीव विज्ञान के इस तथ्य के बावजूद कि लड़के की अपेक्षा लड़कियों के जीवित रहने के अवसर बेहतर होते हैं। भारत में अल्पायु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों से कहीं अधिक थी। खोज का तरीका अनेक विस्मयकारी साधनों और प्रथाओं को उजागर करता है। इसके लिए हम एक घटना देखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं से लिंगानुपात में एकाएक गिरावट होने लगी है। बाल लिंगानुपात 1991 में प्रति 1000 लड़कों पर 934 से कम होकर के 2001 में 927 हो गया। बाल लिंगानुपात में प्रतिशत में गिरावट अत्यधिक चौंकाने वाली है। समृद्ध राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी अधिक खराब है। पंजाब में प्रति 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों का अनुपात 793 हो गया। पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में ये 700 से भी कम हो गया। यानी कि जो लड़कियां थी, लड़कियों की तो हत्या की जाने लगी और लड़कों को जन्म दिया जाने लगा। क्या ये विचार करके कि लड़कियां तो क्या होती है, दूसरे घर चली जाएगी, पराए घर चली जाएगी, और लड़का बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनेंगे, ये सोच करके उनकी पढ़ाई पर, शिक्षा पर और हर चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा और खर्च किया जाने लगा। ये सारी चीज़ें जान करके और किया जाने लगा। इसमें लड़कों को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जाने लगी कि परिवार का वंश जो है लड़के के द्वारा ही चलता है। ये सारी बातें मान करके परिवार को आगे बढ़ा